नमस्कार। पीपल्स माइक जनता की आवाज में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हाँ, बिल्कुल। और खास तौर पे ये कि ये पार्टी पहली बार सत्ता के शिखर तक पहुंची कैसे। बिल्कुल, ये सफर जानना बहुत जरूरी है। हमारे पास पीपल्स माइक जनता की आवाज का ही एक विश्लेषण है, कांग्रेस असेंट फ्रॉम फ्रीडम टू फर्स्ट पावर। तो इसी के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ कैसे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत कांग्रेस की स्थापना से करते हैं ना। हाँ। 1885 में। हाँ। स्रोत कहता है कि शुरुआत में तो ये मतलब सिर्फ कुछ पढ़े लिखे भारतीयों का एक ग्रुप था। हाँ, ये बात सही है और ये जानना जरूरी भी है। मतलब ये हमेशा से कोई जन आंदोलन नहीं थी शुरू में। लेकिन जो चीज जिसे खास बनाती है वो है इसका बदलना, इसका विकास। अच्छा। हाँ, मतलब धीरे धीरे समय के साथ ये सिर्फ कुछ लोगों का मंच नहीं रही, ये पूरे देश के स्वतंत्रता आंदोलन की आप कह सकते हैं मुख्य ताकत बन गई है। और यहीं पर वो बड़े नाम आते हैं ना, गांधी जी, नेहरू, पटेल। बिल्कुल बिल्कुल, इन नेताओं का योगदान बहुत बड़ा था। इन्होंने कांग्रेस को सिर्फ एक पार्टी नहीं रहने दिया, वो आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गई, एक पहचान बन गई। सही कहा, लोगों की भावनाएं जुड़ गई थीं। हाँ, और इसी ऐतिहासिक भूमिका का, इसी जुड़ाव का नतीजा था कि जैसा स्रोत में भी बताया गया है, जब आजादी मिली तो कांग्रेस के पास पहले से ही लोगों का भरोसा था। एक तरह की स्वाभाविक बढ़त थी उनके पास। जबरदस्त बढ़त थी, ये समझना जरूरी है उनके सत्ता में आने को समझने के लिए। ठीक है, तो ये तो हुई आजादी से पहले की बात। फिर आया 1947, भारत आजाद हुआ। हाँ, ऐतिहासिक पल। और स्रोत के मुताबिक कांग्रेस के सबसे बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। हाँ, उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया, लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। और क्या था? देखिए, आजादी के ठीक बाद जो अंतरिम सरकार बनी, वेरी गुड, इंटरिम गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, हाँ, वो कांग्रेस ने बनाई। उसका नेतृत्व कांग्रेस के पास था। ओके। और इतना ही नहीं, जो संविधान सभा थी जिसने हमारा संविधान बनाया जी। उसमें भी दबदबा कांग्रेस का ही था। तो सत्ता का जो हस्तांतरण था वो असल में कांग्रेस के जरिए ही हो रहा था। यानी कि वो सिर्फ सरकार नहीं चला रही थी बल्कि देश की नींव भी रख रहे थे। बिल्कुल, नियम कायदे भविष्य की दिशा सब तय हो रहा था। तो ये भूमिका उनकी लगातार बनी रही, आजादी से पहले संघर्ष में और फिर फौरन बाद शासन में। हाँ। और इसी पृष्ठभूमि में आता है वो पड़ाव जिस पर स्रोत काफी जोर देता है, पहला आम चुनाव 1951-52 का। हाँ, ये आजाद भारत के लोकतंत्र की पहली बड़ी परीक्षा थी। सोचिए जरा, नया नया देश, करोड़ों वोटर्स, पहला चुनाव, कितना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती थी। और नतीजे तो कमाल के थे कांग्रेस के लिए। क्या आंकड़े थे? स्रोत बताता है कि लोकसभा की कुल 489 सीटें थीं उस वक्त। 489, हाँ। और कांग्रेस ने अकेले ही 364 सीटें जीत लीं। 364? ये तो मतलब जबरदस्त बहुमत हुआ। प्रचंड बहुमत था। करीब करीब 3/4। ये दिखाता है कि लोगों का भरोसा किस हद तक था कांग्रेस पर। और इसी जीत के साथ नेहरू जी फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन इस बार वो अंतरिम नहीं थे। हाँ, ये फर्क महत्वपूर्ण है। वो भारत के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल, अब जनता के वोट से चुनी हुई सरकार थी, लोकतंत्र की सही शुरुआत। तो अब वो बड़ा सवाल कि इतनी बड़ी जीत मिली कैसे कांग्रेस को? कोई एक वजह तो नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत भी यही कहता है, कई कारण थे। एक तरह का संगम था कई बातों का। चलिए एक एक करके समझते हैं स्रोत क्या कहता है। देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे अहम कारण था आजादी का श्रेय। लोगों के मन में ये बात पक्की बैठी हुई थी कि हमें आजादी कांग्रेस ने दिलाई है। इतने सालों का संघर्ष, बलिदान। हाँ, ये तो एक भावनात्मक जुड़ाव वाली बात हो गई। बिल्कुल, एक नैतिक बढ़त थी उनके पास। लोगों को लगता था कि जिन्होंने आजादी दिलाई, देश भी वही चला सकते हैं। ये बात तो है, लेकिन सिर्फ श्रेय से तो काम नहीं चलता, नेतृत्व भी चाहिए होता है। हाँ, और वो दूसरा बड़ा कारण था, मजबूत नेतृत्व। नेहरू जी तो थे ही, उनका करिश्मा, उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि, उनकी सोच, वो तो था ही। लेकिन सिर्फ नेहरू जी नहीं, सरदार पटेल जैसे संगठन के माहिर लोग थे, मौलाना आजाद जैसे विद्वान थे, और भी कई बड़े नेता थे अलग अलग राज्यों में। हाँ, पूरी टीम थी उनके पास। बिल्कुल, एक मजबूत अनुभवी टीम, जिसके मुकाबले में उस वक्त कोई और पार्टी खड़ी नहीं दिखती थी। अच्छा, तो नेतृत्व भी हो गया, लेकिन नेता कितने भी बड़े हों, चुनाव तो जमीन पर लड़ा जाता है ना।
संगठन कैसा था? ये तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसा स्रोत बताता है, कांग्रेस का संगठन कैसा था वो अकेला ऐसा संगठन था जो पूरे देश में फैला हुआ था। आजादी की लड़ाई के दौरान ही उन्होंने अपनी जड़ें गांव-गांव तक जमा ली थी। मतलब शहरों से लेके देहात तक? हाँ जी, बिल्कुल। उनके पास कार्यकर्ता थे, कमेटियां थीं, चुनाव लड़ने का अनुभव था। और दूसरी पार्टियों का क्या हाल था? दूसरी पार्टियां या तो नहीं थी या किसी खास इलाके तक सीमित थी। उनके पास कांग्रेस जैसा राष्ट्रव्यापी ढांचा था ही नहीं। ये बहुत बड़ी बढ़त थी। समझ गया। तो आजादी का श्रेय, बड़ा नेतृत्व और जबरदस्त संगठन, और कुछ? हाँ, एक और बात। जनता सिर्फ अतीत नहीं देखती, भविष्य भी देखती है। उम्मीदें? बिल्कुल। चौथा कारण था विकास का वादा। आजादी तो मिल गई, अब आगे क्या? हाँ, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सब मुद्दे थे। और कांग्रेस ने लोगों को यह भरोसा दिलाया कि जैसे हमने राजनीतिक आजादी दिलाई, वैसे ही अब हम आर्थिक और सामाजिक तरक्की भी लाएंगे। नेहरू जी का वो आधुनिक भारत का विजन, पंचवर्षीय योजनाएं। हाँ, ये सब उसी वादे का हिस्सा था। लोगों को लगा कि यही पार्टी है जो देश को आगे ले जा सकती है। तो मतलब ये सारी चीजें एक साथ आ गईं। हाँ, आजादी की विरासत का भावनात्मक जोर, नेहरू जैसे नेताओं का करिश्मा, देश भर में फैला संगठन और भविष्य की उम्मीदें। स्रोत भी यही कहता है। इन सब ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस की जीत लगभग तय ही थी उस पहले चुनाव में। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि उस समय की राजनीतिक हकीकत थी। बिल्कुल सही कहा। उस वक्त के लिए कांग्रेस के पक्ष में सारी हवा थी। तो हमने देखा कि कैसे कांग्रेस पार्टी अपनी स्थापना से शुरू होकर हाँ, जो एक पढ़े लिखे समूह से शुरू हुई थी, फिर स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, अंतरिम सरकार चलाई और फिर 1951-52 के पहले आम चुनाव में भारी बहुमत से जीतकर सत्ता में आई। लंबा सफर था। वाकई। और स्रोत का जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल साफ है। दो बातें मुख्य थीं। एक, कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका, मतलब आजादी की लड़ाई। हाँ। और दूसरा, उस भूमिका की वजह से जनता का उन पर विश्वास। बाकी सारी चीजें इसी नींव पर टिकी थीं। उस समय तो ऐसा लगता होगा जैसे कांग्रेस और भारत की तकदीर एक ही है। कुछ हद तक हाँ, उस खास वक्त में ऐसा ही माहौल था। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, शायद श्रोता भी इस पर सोचें जी, कि किसी भी पार्टी के लिए किसी बड़े राष्ट्रीय आंदोलन या संघर्ष से जो साख बनती है, जो भरोसा मिलता है, हाँ। वो चुनावी राजनीति में आखिर कब तक काम आता है, कितना असरदार रहता है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या वक्त के साथ ये चीजें फीकी पड़ जाती हैं? क्या नई पीढ़ी के मुद्दे पुराने इतिहास पर भारी पड़ जाते हैं? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ये विरासत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हाँ, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया भर में ऐसा देखा गया है। तो ये एक सवाल है जिस पर आगे भी सोचा जा सकता है। जरूर। इसका जवाब शायद हमें भविष्य में ही मिलेगा।